हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा बार बार रिपीट होते हैं और यही प्रश्न आपको आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में पूछे गए आंसर के अलावा मैं आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी देते हुए चलूंगा, तो आपको वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और हम वीडियो का लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपसे अभी बन रहे हैं। पहले नहीं भी आते हो तो इस वीडियो के बाद ये सभी प्रश्न आपसे बनने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन अधिक गर्म है? एक वस्तु जिसका मापन 68 डिग्री सेंटीग्रेड है या एक वस्तु जिसका मापन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है? तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, अगर अंकीय मान समान है तो जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका मापन डिग्री सेंटीग्रेड है वो डिग्री फ़ारेनहाइट वस्तु से अधिक गर्म है। तो बिल्कुल सही है। ऐसा मापन जिसका मापन 68 डिग्री सेंटीग्रेड है वह 68 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वस्तु से अधिक गर्म है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट किस माप पर समान होते हैं? तो आपको याद रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ़ारेनहाइट का मान होता है वो सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अपन बोल सकते हैं कि सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। कब? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु प्रतीत होगी। तो ऐसी वस्तु जो सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है वो काली वस्तु प्रतीत होगी, ठीक है। वह वस्तु काली प्रतीत होगी। और ऐसी वस्तु जो सभी रंगों का प्रकाश परावर्तित कर देती है वे सफेद वस्तु प्रतीत होती है, ठीक है। जो ऐसा रंग जो सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है काला रंग होता है, और ऐसा रंग जो सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है सफेद रंग होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक केंद्र बिंदु होता है। तो एक केंद्र बिंदु लेंस में क्या होता है? केंद्र बिंदु से मतलब है फोकस। एक केंद्र बिंदु लेंस में फोकस वहां होता है जहां लेंस पर दृष्ट पूरी रोशनी अभिसरित या अपसरित होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि किस प्रकार का लेंस अभिसरित करता है और किस प्रकार का लेंस प्रकाश को अपसरित करता है। तो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। अभिसरित मतलब केंद्रित करने का कार्य जो है वो उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है, और अपसरित या फैलाने का काम अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक केंद्र बिंदु मतलब फोकस बिंदु वही होता है जहां पर प्रकाश को लेंस द्वारा अभिसरित या अपसरित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो वे अणु जो वस्तु को बनाते हैं वे तेजी से गति करने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए वे सभी अणु जो वस्तु को बनाते हैं वे तेजी से चलने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब भी एक वस्तु को गर्म किया जाएगा तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वे सभी तेजी से गति करने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष में मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग होता है। तो पुरुष हो या महिला हो, सभी मनुष्यों में मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। यही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहा जाता है। इसे हम सेरेब्रम कहते हैं। यही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। और ये क्या क्या कार्य करता है? तो इसके द्वारा बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का कार्य किया जाता है। बुद्धिमत्ता मतलब IQ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा भाग, पहली बात तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, इसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम किस कारण अपने हाथों में वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम हैं? हम किस कारण अपने हाथों में वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम हैं? तो ये घर्षण होता है जिसके कारण हम वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम हैं। सिंपल सा प्रश्न है, आपको याद रखना है। घर्षण के कारण हम वस्तुओं को अपने हाथों में पकड़ने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय के ग्राही कक्ष हैं। तो हृदय के ग्राही कक्ष होते हैं दोस्तों वो अलिंद अलिंद होते हैं। मतलब इसमें जो हमारा आंसर आएगा दोनों में अलिंद अलिंद होगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा आंसर पहले ऑप्शन है, दाया अलिंद और बायां अलिंद। तो हृदय के ग्राही कक्ष होते हैं जो दाया अलिंद और बायां अलिंद होते हैं। अलिंद हृदय का ऊपरी भाग होता है, जैसे ये हृदय के 4 चैम्बर बना देते हैं अपन, तो ऊपरी जो भाग रहेगा ये दोनों अलिंद अलिंद कहलाएंगे और निचले भाग नीलय नीलय कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दाया और बायां हो जाएगा। ये बायां अलिंद, ये दाया अलिंद, ये बायां निलय और ये दाया निलय। तो जो दाया अलिंद और बायां अलिंद मतलब ऊपरी भाग होते हैं ये ग्राही कक्ष होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है हृदय के ग्राही कक्ष होते हैं दाया अलिंद और बायां अलिंद। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पौधे में लैंगिक जनन से संबंधित है। तो पौधे में जब भी लैंगिक जनन होता है दोस्तों तब बीज का निर्माण होता है, ठीक है। बीज का निर्माण जो है वह लैंगिक जनन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। लैंगिक जनन से क्या संबंधित है?
बीज निर्माण लैंगिक जनन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अर्नब एक अभियान के लिए दक्षिण ध्रुव पर जाता है, वो अपने साथ किस प्रकार का तापमापी ले जाता है। तो अर्नब एक अभियान के लिए दक्षिण ध्रुव पर जाता है तो उसको किस प्रकार का तापमापी ले जाना चाहिए जिससे वहां का वो तापमान माप सके, तो उसको एल्कोहल तापमापी अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सामान्य तापमापी होता है जिसे हम पारद तापमापी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि पारा होता है, तो पारा जो होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जम जाता है और दक्षिण ध्रुव का तापमान इससे तो कम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको एल्कोहल तापमापी ले जाना होगा जो कि वहां पर वर्क काम करेगा। अब सवाल उठता है कि एल्कोहल तापमान भी कितने डिग्री तापमान तक माप सकता है, तो ये मिनिमम 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक माप लेता है, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण ध्रुव पर किसी अभियान के लिए जाता है अर्नब, तो उसे किस प्रकार का तापमापी ले जाना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल तापमापी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे में लोहे पर परत होती है, तो जस्तेदार लोहे में लोहे पर जस्ते की परत होती है दोस्तों। इसे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को याद रखना है आपको, यशद लेपन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, तो जस्ते मतलब जिंक की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है, ये कहलाते हैं। तो खाद्य के मुख्य घटक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और वसा रहते हैं वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो निर्माणाधीन प्रदान होता है, और विटामिन जो होता है और जल और खनिज लवण होते हैं वे उपापचयी नियंत्रक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो निर्माणाधीन पदार्थ होता है, और उपापचयी का कार्य बाकी के करते हैं जो कि होते हैं विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सभी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, पत्तियों पर छोटे छिद्र जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं। तो पत्तियों पर ऐसे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं दोस्तों, जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्तियों पर छोटे छिद्र जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं वे सभी रंध्र कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग करते समय लिए जाने वाला एहतियात है। तो एक नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग करते समय लिए जाने वाला एहतियात क्या है, तो हम ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। इसे प्रयोग से पहले एवं बाद धोना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसे प्रयोग से पहले और बाद में धो लेना चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रयोग करने से पहले पारा स्तर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पठन आंख के स्तर पर लिया जाना चाहिए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी एहतियात है जब भी हमें नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले बरतना चाहिए, ठीक है। नैदानिक थर्मामीटर मतलब अपना सिंपल यूज करने वाला थर्मामीटर जिसमें पारा होता है, ठीक है, जो कि अभी ऊपर वाले प्रश्न में अपने डिस्कस किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कमल के पौधों के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है। तो कमल के पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है दोस्तों वो मरणम मृदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल के पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो होती है वो मरणम मृदा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय और क्षय होते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय और क्षय होते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का ईंधन होता है और ये कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, तो यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से के कारण जो प्राप्त होता है ऊर्जा होती है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल, घासजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय और क्षय होते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन होते हैं अनवीकरणीय और क्षय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 से तो कम ही होगा, तो कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान 4 होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल वर्षा किस कारण से होती है दोस्तों, तो अम्ल वर्षा वायु में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं और जो सल्फर के ऑक्साइड रहते हैं उनका बारिश में मिल जाने के कारण अम्ल वर्षा होती है, या वर्षा जो रहती है वो अम्लीय हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, HNO3 बना लेते हैं, और ये जो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड रहते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो गंधक H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो बारिश रहती है उसका पानी अम्लीय हो जाता है, उसका पीएच मान
4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि इनमें से किस कारण से होती है। ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि जो होती है वो परावर्तन के कारण होती है, और ध्वनि की तरंगे भी परावर्तन की उन्हीं नियमों का पालन करती है जो कि आपने प्रकाश तरंगों में पढ़ा होगा। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम हो गया। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यह दूसरा नियम हो गया। तो इन्हीं नियमों का पालन जो ध्वनि तरंगे भी करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ध्वनि तरंगे परावर्तन के नियमों का पालन करती है, तो बिल्कुल ध्वनि तरंगे परावर्तन के नियमों का पालन करती है, और इसी परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि होती है दोस्तों। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको और परावर्तक सतह के बीच कितना गैप होना चाहिए, तो लगभग 17 मीटर का गैप होना चाहिए। और यह प्रतिध्वनि अपने मनुष्य के कर्ण पर कितने समय तक रहती है, तो 1/10 सेकेंड तक ये बनी रहती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1/10 सेकेंड तक मनुष्य अपने कर्ण पर बनी हुई रहती है, और परावर्तक सतह अपने बीच कम से कम 17 मीटर, वैसे तो 17.2 होता है, 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे हथेलियों को रगड़ना उदाहरण है। तो हमारा हथेलियों को रगड़ना सर्पी घर्षण का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, हमारा हथेलियों को रगड़ना सर्पी घर्षण का उदाहरण है। घर्षण के तो एग्जाम्पल हमें हर सेट में दिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घर्षण आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस 4R सिद्धांत को पालन किया जाए। तो जिस 4R सिद्धांत की बात कर रहा है उसमें 4R का मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 4R सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जो कि 4R जिसमें मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अमरबेल मेजबान को कीमती पोषकों से वंचित कर देता है, इसलिए यह कहलाता है। यह कीमती है दोस्तों, कीमती पोषकों से वंचित कर देता है इसलिए यह कहलाता है, तो इसीलिए यह परजीवी कहलाता है। जो अमरबेल होता है जिसमें मेजबान पादप पर शरण ले लेता है, वो उसको कीमती पोषकों से वंचित कर देता है, उसके कीमती पोषकों को वो खुद ही स्वयं ग्रहण करने लग जाता है, इसलिए वो परजीवी कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मृदा को बनाता है। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मृदा जो होती है दोस्तों क्षारीय हो जाती है। ठीक है, मतलब उसका पीएच मान कम हो जाता है, तो इसलिए अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है। तो वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जल जो होता है भाप में बदलकर ऊपर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आपको, जल चक्र में सहायता करती है कौन सी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, हमने पिछले वीडियो में भी इस प्रकार का प्रश्न देखा था, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पपीता। एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है पपीता। ठीक है, तो रिपीटेड प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि वस्तु पर लागू बल इसकी गति की दिशा में है तो इसकी गति को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है हम बल भी उसी दिशा में लगाते हैं, तो इसकी गति को ये ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंत में रहने वाले टेपवार्म द्वारा किस प्रकार शोषण किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंत में रहने वाले टेपवर्म के द्वारा अवायवीय शोषण किया जाता है। तो हमारी आंत में जो रहने वाला टेपवर्म है उसके द्वारा अवायवीय शोषण किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है, हमारी आंत में यह टेपवर्म रहता है, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका नाम होता है एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई नाम का टेपवर्म हमारी आंत में रहता है, जिसके द्वारा अवायवीय शोषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं और वीडियो का आपको कितना फायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न था, कौन अधिक गर्म है, एक वस्तु जिसका मापन 68 डिग्री सेंटीग्रेड है या एक वस्तु जिसका मापन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारा अगला प्रश्न था, यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो वह प्रतीत होगी, वह किस प्रकार प्रतीत होगी। ठीक है, एक केंद्र बिंदु होता है, तो एक लेंस में केंद्र बिंदु मतलब फोकस कहाँ पर होता है आपको बताना था। जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो वे अणु जो वस्तु को बनाते हैं वो किस प्रकार की क्रिया करते हैं। ठीक है, किस प्रकार की क्रिया दर्शाते हैं आपको बताना है।
पुरुषों में मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग है। तो पुरुष हो या महिला हो, मतलब मनुष्यों में मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग कौन सा होता है आपको बताना है। हम किस कारण अपने हाथों में वस्तुओं को पकड़ने के सक्षम होते हैं। तो आपको बताना है किस कारण हम वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम हो पाते हैं। हृदय के ग्राही कक्ष हैं। तो आपको बताना था हृदय के ग्राही कक्ष कौन से होते हैं। निम्न में से पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित है। तो पौधों में जब भी लैंगिक जनन होता है तो किस प्रकार की क्रिया होती है आपको बताना था। ठीक है। अर्नब एक अभियान के लिए दक्षिण ध्रुव पर जाता है। वो अपने साथ किस प्रकार का तापमापी ले जाता है। तो किस प्रकार का तापमापी ले जाएगा वो अपने साथ, जिससे कि तापमान को माप सके, आपको बताना था। जस्तेदार लोहे में जस्ते पर परत होती है। तो जस्तेदार लोहे में जस्ते पर किसकी परत होती है आपको बताना है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मैंने आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं, और ये क्या कहलाते हैं आपको बताना है। पत्तियों पर छोटे छिद्र जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं। पत्तियों पर ऐसे छोटे छिद्र होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं आपको बताना है। एक नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग करते समय लिए जाने वाला एहतियात है। तो जब भी एक नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग हम करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से एहतियात हमें बरतने चाहिए आपको बताना है। कमल के पौधे के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, मतलब सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी मृदा होती है कमल के पौधे के लिए आपको बताना है। जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। अम्ल वर्षा का पीएच मान आपको बताना है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि इनमें से किस कारण से होती है। तो ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि इनमें से किस कारण से होती है। हमारे हथेलियों को रगड़ना उदाहरण है। हमारे हथेलियों को रगड़ना किस प्रकार का उदाहरण है आपको बताना है। पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस 4R सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। आपको मतलब इस क्वेश्चन में 4R का मतलब बताना है कि 4R से क्या मतलब है। अमरबेल मेजबान को कीमती पोषकों से वंचित कर देता है, इसलिए यह कहलाता है। इसलिए अमरबेल कौन सी कैटेगरी में आता है, यह क्या कहलाता है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मृदा को बनाता है। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मृदा क्या हो जाती है आपको बताना है। वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है, वह प्रक्रिया कौन सी है जो जल चक्र में सहायता करती है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण आपको बताना था। यदि वस्तु पर लागू बल इसकी गति की दिशा में है तो वस्तु किस प्रकार की गति करेगी आपको बताना है। कम हो जाएगी गति, बढ़ जाएगी, स्थिर रहेगी, आपको बताना था। और हमारा आखिरी प्रश्न था मनुष्य की आंत में रहने वाले टेपवर्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे आने वाली व्यापम की एग्जाम में या आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है एमपी पुलिस में, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो यही लेवल रहता है व्यापम द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, हम बिल्कुल पिन पॉइंटेड स्टडी करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल का नाम भी रन स्टडी है। तो हम वही पढ़ाएंगे जो आपकी एग्जाम में आएगा या उससे रिलेटेड फैक्ट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम हमारे इस वीडियो में बल का मात्रक न्यूटन होता है ये कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो आगे आप स्वयं ही समझदार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।